ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके लिए सामाजिक अध्ययन का पार्ट राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों, विशेष रूप से जिनकी बोर्ड क्लासें में जिनके सामाजिक अध्ययन और राजनीतिक विज्ञान का पेपर शेष है, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सबसे पहले सरकार के बारे में जानेंगे कि भाई सरकार के कितने स्तर होते हैं और कौन कौन से सरकारें क्या क्या कार्य करती है। तो सबसे पहले सरकार एक ऐसी भावनात्मक अवधारणा है जिसमें सरकार एक अमूर्त और एक अदृश्य संस्था होती है, जिसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था होती है उसको सरकार कहते हैं। यानी राज्य एक ऐसी भावनात्मक अवधारणा है जो कहने का मतलब एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है, और इस सरकार अमूर्त और अदृश्य संस्था को मूर्त रूप प्रदान करती है, उसी को हम सरकार कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम सरकार के 3 स्तर होते हैं। सरकार के 3 स्तर, सरकार के 3 स्तर, जिसमें एक तो होता है केंद्र सरकार, और एक होती है राज्य की सरकार, और तीसरी होती है स्थानीय स्वशासन की सरकार। यानी सरकार के 3 स्तर होते हैं, एक तो केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार, और एक होती है स्थानीय सरकार। तो आज हम सबसे पहले केंद्र की सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्र की सरकार के 3 स्तर होते हैं। केंद्र की सरकार के 3 स्तर होते हैं, जिसमें एक होता है व्यवस्थापिका, एक होता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। तो सबसे पहले हमें व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका भारतीय संविधान में व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका होता है, और भारतीय संविधान में 2 प्रकार की व्यवस्थापिकाओं का उल्लेख है, एक तो केंद्र की और दूसरी है राज्य की। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका होती है। तो केंद्र की व्यवस्थापिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय संघ में एक व्यवस्थापिका होगी, और जिनके 2 स्तर होंगे, एक तो राज्य की सरकार में और दूसरा है, पहला है केंद्र की सरकार में और दूसरा है राज्य की सरकार में। तो केंद्र की सरकार के संदर्भ में व्यवस्थापिका, जिसको संसद भी कहा जाता है, व्यवस्थापिका जिसको
संसद, संसद भी कहा जाता है। और संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो लोकसभा, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो आज हम सबसे पहले लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लोकसभा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा। अब हम लोकसभा का गठन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लोकसभा का गठन है वो किस प्रकार होता है। तो लोकसभा के गठन में इन चरणों को मुख्य रूप से पहले ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिसमें पहला लोकसभा की संरचना, फिर उसके बाद लोकसभा की सदस्य संख्या, उसके बाद उनका निर्वाचन, फिर सदस्यों की योग्यता, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल और लोकसभा का अधिवेशन। तो सबसे पहले हम लोकसभा की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और इसलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है इनकी सदस्य संख्या। अगला बिंदु है सदस्य संख्या। तो लोकसभा के सदस्यों की मूल संविधान में सदस्य संख्या 500 थी, यानी लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो मूल संविधान में 500 थी, लेकिन 1987 का लोकसभा पुनर्गठन अधिनियम, जिसके तहत गोवा, दमन, एक तो गोवा, एक दमन और एक दीव को शामिल करते हुए लोकसभा की सदस्य संख्या को अधिकतम 552 निर्धारित की गई, जिसमें राज्यों से 530 सदस्यों का निर्वाचन होगा और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के होंगे और 2 सदस्य, यानी लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है और जिसमें राज्यों से 530 सदस्य होंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे और 2 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा अन्य भारतीय समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिनमें से 543 सदस्य पूर्ण रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 2 सदस्यों का चुनाव
राष्ट्रपति करता है, उनका निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए इन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और इनमें अब इसके बाद सदस्य संख्या के बाद है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वेस्ट नागपुर द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को वयस्क माना गया है और इन्हीं के द्वारा इन सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और प्रत्येक जो लोकसभा सदस्य क्षेत्र है वो एकल संक्रमणीय क्षेत्र है, यानी एक लोकसभा क्षेत्र से एक ही सदस्य चुना जाता है। और इसके बाद है लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता है। तो लोकसभा सदस्यों की योग्यता है कि भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए तीसरी आवश्यकता है वो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। यदि हो तो लोकसभा सदस्य बनने से पहले उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और चौथी कंडीशन है, लोकसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति भारत के किसी भी कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और न ही पागल होना चाहिए। तो ये 4 योग्यताएं हैं। और इसके बाद है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों की योग्यता के बाद अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और लोकसभा को समय से पहले भी राष्ट्रपति बंद कर सकता है। और अब इसके बाद है अधिवेशन। तो लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित होना आवश्यक है। और लोकसभा की प्रत्येक मीटिंग में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और लोकसभा का अधिवेशन है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाता है। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा के पदाधिकारी लोकसभा के पदाधिकारी जिसमें पहला है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 3
93 में इनका उल्लेख किया गया है कि वे लोकसभा के सदस्यों का, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, जिनमें से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। और अब इसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। हाँ, अब दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है, सबसे पहले काम होता है लोकसभा के बैठकों का संचालन करना और लोकसभा में अनुशासन का वातावरण बनाए रखना और लोकसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है लोकसभा में जो परवर समितियां होती है उन परवर समितियों का गठन करना। इसके अलावा परवर समितियों के सभापतियों का चुनाव करना या उनको मनोनीत करना, ये भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष बहुत सारी जो लोकसभा की समितियां होती है, स्थायी समितियां, उनका निर्वाचन करना भी इनका कार्य होता है। इसके अलावा कुछ समितियों का अध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष पदेन सभापति भी होता है। और अब इसके बाद लोकसभा के गठन के बाद अगला है संसद का दूसरा अंग है राज्यसभा। उसके बारे में